जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और आज हम स्टार्ट करेंगे एसेंशियल मैथमेटिक्स। सो राइट डाउन टॉपिक एसेंशियल मैथमेटिक्स। अब बच्चों, आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि ये तो फिजिक्स का लेक्चर है और इसमें सर आप एसेंशियल मैथमेटिक्स क्यों पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे लोग ध्यान रखिए क्या कि फिजिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हर जगह आपको मैथ्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हम मैथ्स को क्या बोलते हैं? मैथ्स को बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मतलब फिजिक्स का जो लैंग्वेज है वो क्या है? वो मैथमेटिक्स है। जैसे हम और आप आपस में बात कर रहे हैं, किसमें? हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, आप लोग आपस में गुजराती में बात करते हैं। तो वैसे ही फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, फिजिक्स को स्पीक करने के लिए आपको मैथ्स का आना बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अभी आप लोग 10th पास करके यहाँ पे आए हैं, बहुत सारे बच्चे जो है सो क्या ले रहे हैं? PCM ले रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। और बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? PCB ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर फ्यूचर इंटरेस्ट। ठीक है ना, जिन बच्चों को नीट में के प्रति इंटरेस्ट है वो क्या ले रहे हैं? वो बायोलॉजी ले रहे हैं। और खास तौर पे वो बच्चे जो बायोलॉजी लेते हैं उनके लिए थोड़ा मैथ्स का पोर्शन क्या होता है, थोड़ा उनको वो पढ़ नहीं पाते हैं। जैसे जो मैथ जो ले रहा है 12th क्लास में, 11th क्लास में, वो तो अच्छे से डिटेल में मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से स्टडी करता है। लेकिन खास तौर पे वो बच्चे जो कि बायोलॉजी लेके पढ़ते हैं उनको फिजिक्स में हमेशा परेशानी रहती है। क्यों? क्योंकि उनका मैथ्स कमजोर हो जाता है। तो अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बायोलॉजी लेकर के अपने फील्ड में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फिजिक्स में भी स्कोर करना उतना ही एसेंशियल होता है जितना बायोलॉजी में आप स्कोर करें। और फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन फिजिक्स आपको मैथ्स अच्छे से आना ही चाहिए। ठीक है, मैं पूरा डिटेल में आपको मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैं सिर्फ वही मैथमेटिक्स आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है आपके लिए। इसलिए मैंने टॉपिक का नाम क्या दिया है? इसलिए मैंने दिया है इसका नाम एसेंशियल मैथमेटिक्स। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे हम किससे? ट्रिगोनोमेट्री से। तो लिखिए पहले ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? ट्रायंगल्स के बारे में और एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली क्या राइट एंगल ट्रायंगल से इन्वॉल्व होता है। अब देखिए क्या, सबसे जो पहला जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो क्या होता है? अपने को एंगल मेजर करने आना चाहिए। तो पहला अपना टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल कैसे मेजर करें? तो देखो बच्चा लोग, हम जो रिफरेंस लाइन लेते हैं किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए वो एक्स एक्सिस लेते हैं। अगर क्वेश्चन में दूसरा कोई रेफरेंस लाइन सेट किया है तो अलग बात है। लेकिन अगर ऐसा कहीं पे भी कुछ भी रेफरेंस लाइन सेट नहीं किया है, जैसे मान लो आपको बोल रहा है कि ये एक लाइन है और ये वाला लाइन इससे कितना का एंगल बना रहा है, तो एंगल हम मेजर करके बता सकते हैं इजिली विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो भी होता है अपने पास मेजर करने के लिए एंगल। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये लाइन नहीं रहता, ये लाइन नीचे वाला लाइन यहाँ पे दिया था तो हम इस वाले से एंगल मेजर कर लिए। लेकिन अगर ये वाला लाइन नहीं होता तो हम रेफरेंस लाइन किससे मेजर करते? आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है कि इस लाइन का एंगल हम किससे मेजर करेंगे? तो वहां पे जो रेफरेंस लाइन हम लेंगे वो लेंगे एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए अपने को रेफरेंस लाइन एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन को ही लेकर के वर्क करना है। अब देखिए, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर हम कोई भी एंगल मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर करने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये लाइन है, इसका अपने को एंगल मेजर करना है। तो जब हम इस लाइन का एंगल मेजर करेंगे तो एक्स एक्सिस से इस लाइन के पास चलेंगे, और जब हम एक्स एक्सिस से इस लाइन के पास चल रहे हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज समझ में आ रहा है कि आपको? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जो घड़ी का जो सुई होता है उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ऐसे 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से फिर 12, तो ये जो डायरेक्शन आ रहा है इसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज। ठीक है, जबकि इसके ऑपोजिट अगर हम मूवमेंट करेंगे तो इसके ऑपोजिट का जो मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज।
जैसे मान लीजिए 6 से हम 3 के पास जा रहे हैं तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, हम 3 से 12 जा रहे हैं तो ये दिस इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम जो एंगल मेजर कर रहे थे इस वाले लाइन का, वो किस डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये वाला एंगल क्या है, थीटा है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो यहाँ पे देखिए क्या, दिस एंगल इज मेजर्ड in anti-clockwise direction, and hence it is positive angle, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करेंगे तो उस एंगल को क्या लेना है, पॉजिटिव। सिमिलरली मान लीजिए कोई लाइन ऐसा है, इस लाइन का आपको एंगल मेजर करना है। तो अगर ये था लाइन मान लो L1, तो L1 का एंगल क्या है, थीटा है। कैसा थीटा है, तो पॉजिटिव थीटा है। अगर लाइन L2 का हम एंगल मेजर करना चाहें तो x एक्सिस से हम किधर चल रहे हैं, नीचे की तरफ चल रहे हैं। और आप बोल सकते हैं कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। और जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई भी एंगल मेजर करते हैं तो दैट एंगल इज टेकन एज निगेटिव एंगल, ठीक है ना। तो यहां पे जो एंगल होगा, मान लीजिए वो एंगल कितना है, अल्फा है, तो दिस एंगल इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, therefore it is negative angle। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल में ये दो पॉइंट आपको एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि वो सारे एंगल जिसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, वो क्या होता है, वो निगेटिव एंगल होता है। और वो सारे एंगल जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं वो क्या होता है, पॉजिटिव एंगल होता है। तो शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज इक्वल्स टू पॉजिटिव एंगल और क्लॉकवाइज इक्वल्स टू नेगेटिव एंगल। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको लिखिए, बॉक्स में डालिए और सितारों की दुनिया में लेकर के चलिए, क्योंकि ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। वो तो हैबिट ही बन जाएगा। जैसे हम फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे, इतना बार इसका यूज आता है अपने को कि आपका ये हैबिट ही हो जाएगा, तो याद हो जाएगा। उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जल्दी से इसे नोट कीजिए ताकि हम इसके आगे अब चल सकें। अब चलते हैं बच्चों इसके आगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल के बाद अगला जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला मैं आपको लिखा रहा हूं, पहले उस फॉर्मूला को लिखिएगा, फिर उस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। एंगल का कन्वर्जन आपको अच्छे से आना चाहिए। कन्वर्जन ऑफ एंगल, या एंगल को जनरली अभी तक हम किसमें मेजर कर रहे थे, डिग्री में मेजर कर रहे थे। आगे आपको एंगल को डिग्री में मेजर करना आना चाहिए और आपको रेडियन में मेजर करना आना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो अगला टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन। कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन। तो एक फॉर्मूला है बच्चों, शायद आप लोग पढ़े होंगे, पहले नहीं पढ़े होंगे तो इसको याद रखिएगा। वो क्या होता है, L इक्वल्स टू आर थीटा। L इक्वल्स टू आर थीटा। L क्या होता है, L होता है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क। R क्या होता है, R होता है रेडियस। और थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल। तो L इक्वल्स टू आर थीटा और लेंथ ऑफ आर इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल। अब मान लीजिए कि ये है अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस, मान लीजिए दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, एंड ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो एक पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो एट t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल यहां पे था, और जैसे जैसे आगे वो मूव कर रहा है उसका x एंगल से, x एक्सिस से एंगल क्या हो रहा है, x एक्सिस से एंगल चेंज हो रहा है। यहाँ पे एंगल θ1 था, यहाँ पे θ2, यहाँ पे 90 डिग्री, फिर एंगल बढ़ा बढ़ा बढ़ा, लगातार एंगल क्या हो रहा है इसका, बढ़ रहा है।
और जब ये पार्टिकल अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, मानते हैं t2 इक्वल्स टू टी पे उसने अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, t1 इक्वल्स टू 0 से वो मोशन स्टार्ट किया था एंड t2 इक्वल्स टू 2 पे उसने क्या किया, अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं कि आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन पार्टिकल have covered 360 डिग्री एंगल। ये क्लियर है ना, जहां से स्टार्ट किए थे ये एंगल, शुरुआत वाला लाइन ये था और बाद वाला भी लाइन यही हो गया, तो ये लाइन और ये एक लाइन था और दूसरा लाइन जो है सो ऐसे ऐसे मान लीजिए घूम रहा है, तो जैसे जैसे बढ़ रहा है तो एंगल इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे एंगल 90 हो गया, यहाँ पे एंगल 180 हो गया, फिर एंगल 270 हुआ और यहाँ पे जब ये पैरेलल आ गया तो पैरेलल जैसे ही आया हमने क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है ये टोटल 360 डिग्री का इससे एंगल बना रहा है, यानी एक रिवॉल्यूशन में जो नेट एंगल ये स्वैप हुआ है वो कितना हुआ है, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहां पे अगर इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है, ये बोलता है L इक्वल्स टू आर थीटा। अब इस आर्क का लेंथ क्या होगा, तो सिंस दिस इज अ कंप्लीट सर्किल देयरफॉर यहां पे लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल एंड लेंथ ऑफ आर्क विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है ना, ये तो होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। ठीक है, दिस इतना इज इक्वल टू आर इंटू थीटा और थीटा कितना है, तो थीटा है 360 डिग्री। अब यहां से आर कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आर से आर कैंसिल हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, रेडियन को ऊपर सी से डिनोट करते हैं, 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। तो देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई बाई 360 रेडियन। ऊपर या तो छोटा सी लिख दीजिए, जैसे डिग्री में हम डॉट लिखते हैं ना, डिग्री में डॉट लिखते हैं, रेडियन में क्या लिखते हैं, ये छोटा वाला सी लिखते हैं। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई बाई 360 रेडियन एंड और दिस इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो ये तो आपको बहुत एसेंशियल है, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आगे विद द हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड आप किसी भी डिग्री वाले एंगल को इजीली रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर कुछ बेसिक एंगल्स को मैं आपको डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं अलग अलग एंगल को जो कि डिग्री में है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर मैं बोलूंगा आपको 0 डिग्री, तो 0 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 0 डिग्री इक्वल्स टू 0 रेडियन होगा। एंगल ये भी 0 है तो दोनों में क्या होगा, 0 होगा। अगला अगर मैं बात करूं आपसे 30 डिग्री, मैं बोलूं कि 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180, तो 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 30 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। और 30 को 180 से डिवाइड, मतलब इन दोनों का सोल्व करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 रेडियन। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं 45 डिग्री, तो 45 इंटू पाई बाई 180, तो 45 4 जा 180, so this will be equal to pi by 4 रेडियन। सिमिलरली आगे और आप कन्वर्जन कर सकते हैं, और भी किसी एंगल को मैं आपको दूंगा तो आप इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको 60 डिग्री दूं तो आप बोलिएगा 60 इंटू पाई बाई 180 एंड दिस विल बी इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। 6 तक का 6 3 जा 80 होता है। सिमिलरली मैं आपको बोलूं 90 डिग्री को कन्वर्ट करके दिखाइए, तो आप क्या बोलेगा, सो सिंपल सर, 90 इंटू पाई बाई 180 एंड दिस विल बी इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि आप 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, तो 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या यूज कर रहे हैं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, तो 180 इंटू पाई बाई 180, so this will be equal to पाई रेडियन। 180 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली मैं आपको अगर 270 डिग्री बोलता हूं इसको कन्वर्ट करने के लिए, तो आप बोलेगा 270 इंटू पाई बाई 180, तो 9 दूनी 18, 9 तिरका 27, तो दिस विल बी इक्वल टू 3 पाई बाई 2 रेडियन। एंड सिमिलरली 360 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट किया है तो 360 इंटू पाई बाई
180, तो 18 टू जा 36, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो आई होप आपको अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने आ गया होगा। इसी तरह से एवरी टाइम अपने को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। जल्दी से इसे नोट कीजिए, तब तक मैं मार्कर रिफिल कर लेता हूं और फिर आगे चलता हूं। इसके आगे आपको मैं सिखाऊंगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। सो नोट इट डाउन फास्ट। तो इसके बेसिस पे बच्चा लोग देखो क्या, एक और कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो भी याद रखिएगा कि ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, और ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं? इसको सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। पता है ना, ये वाला एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है। ये कितना होता है? यहाँ पे होता है 90 डिग्री। तो इसको हम पाई बाई 2 रेडियन भी बोल सकते हैं। ये होता है 180 डिग्री, तो इसको हम पाई रेडियन भी बोल सकते हैं। ये होता है 270 डिग्री, तो इसको हम 3 पाई बाई 2 रेडियन भी बोल सकते हैं। और ये टोटल 360 डिग्री होता है, और चाहिए तो इसको आप 2 पाई रेडियन भी बोल सकते हैं। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 0 से पाई बाई 2 रेडियन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट, और पाई बाई 2 से पाई रेडियन सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, और पाई से 3 पाई बाई 2 रेडियन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इन टर्म्स ऑफ डिग्री भी याद रखिए, इन टर्म्स ऑफ एंगल भी याद रखिए। क्लियर है ये? आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए ताकि हम अब और आगे चल सके। अब देखिए बच्चा लोग, अब अपने को याद रखना है क्या, जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है अपने को, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है। अब राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें, मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इस वाले, ये वाला एंगल कितना हो, ये वाला है 90 डिग्री, और इस वाले एंगल को हम कंसीडर करके कुछ भी वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए एंगल कितना है? थीटा है। तो अगर ये वाला जो एंगल है, एंगल अंडर कंसीडरेशन है, तो इसके सामने वाला जो साइड होता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाला जो साइड होता है उसको बोलते हैं बेस, और सबसे बड़ा वाला जो साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ध्यान रखिए, P फॉर परपेंडिकुलर, B for base and H for hypotenuse। हो सकता है आपको ये चीजें पहले से मालूम हो, ठीक है? तो अगर पहले से मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक भी स्टूडेंट जिसको ये सब चीजें पहले क्लियर नहीं हुई थी, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो बहुत इजीली इसको आप अच्छे से सीख सकते हैं। इसलिए एकदम बेसिक्स से मैं आपको लेके चल रहा हूं, ठीक है? सिमिलरली मान लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और पिछले बार हमने ये वाला एंगल अंडर कंसीडरेशन माना था। इस बार अगर ये वाला एंगल, मान लो ये एंगल अल्फा है, दिस अल्फा इज एंगल अंडर कंसीडरेशन, तो अपने को एंगल के सामने वाला जो साइड है उसका नाम क्या रखना है? उसका नाम परपेंडिकुलर रखना है। तो अगर अल्फा इज एंगल अंडर कंसीडरेशन, देन दिस इज परपेंडिकुलर, दिस विल बी बेस एंड दिस विल बी हाइपोटेनस। ठीक है ना? और इसके साथ साथ आप पहले एक और चीज पढ़ चुके हैं कि पर हाइपोटेनस स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या फिर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ये आपको, मुझे उम्मीद है, पहले से याद होगा, और ये याद होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये आता है मतलब आप समझ लीजिए कि आपको ट्रिगोनोमेट्री आता है। जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का हम डेरिवेशन करेंगे मैथ्स में, जितना भी बच्चे डेरिवेशन करते हैं, सभी का सभी ओरिजिनेशन कहीं ना कहीं इसी पाइथागोरस थ्योरम से होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस
बेस स्क्वायर। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ध्यान क्या रखना है, जिस भी एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं, जो भी एंगल अंडर कंसीडरेशन है, उसके सामने वाला जो साइड होता है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये अल्फा, ये परपेंडिकुलर। उसके साथ वाला बेस होता है, यहाँ पे ये बेस, यहाँ पे ये बेस, और सबसे बड़ा वाला जो साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या हो गया, पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चलते हैं आगे बच्चों, अगला जो अपना टर्म है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। सो राइट डाउन नेक्स्ट, दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब बच्चा लोग मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये वाला एंगल क्या है, थीटा है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। तो कुछ कुछ टर्म है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक जो साइड के रेशियो होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, डिफरेंट साइड का जो रेशियो होता है उसको हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। और अलग अलग साइड के रेशियो का हम अलग अलग नाम रखे हुए हैं। जैसे सबसे पहला जो रेशियो है वो होता है साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं p बाई h। शायद 10th में आपने इसको अच्छे से किया होगा तो आपको पहले से भी याद होगा। सेकंड जो रेशियो होता है वो होता है cos थीटा, और cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस, मतलब b बाई h। सिमिलरली थर्ड होता है tan थीटा, और ये किसके इक्वल होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस p बाई b। tan थीटा का एक और रिलेशन होता है, वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। यहाँ पे आप दोनों को डिवाइड करके देख लीजिए। अगर हम इन दोनों का डिवीजन कर दें तो p बाई h डिवाइडेड बाई b बाई h। ठीक है, तो डिवीजन में है तो उसको मल्टीप्लाई में करके रिवर्स कर देते हैं, तो p कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू p बाई h इनटू h बाई b। h से h कैंसिल हो जाएगा तो अपने को क्या आएगा, अपने को आएगा p बाई b। सिमिलरली जो फोर्थ रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं कोसेक थीटा। ठीक है, तो कोसेक थीटा जो होता है दिस इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा कर देना है, साइन थीटा p बाई h है, तो साइन थीटा के उल्टा या फिर 1 बाई साइन थीटा कितना हो जाएगा, h बाई p। अगला जो है वो है सेक थीटा। सेक थीटा होता है cos थीटा का उल्टा, तो ये कितना हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू h बाई b। और फिर आखिरी जो है वो है cot थीटा, और cot थीटा क्या होता है, tan थीटा का उल्टा यानी 1 बाई tan थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू इसका अपोजिट, तो इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, b बाई p। तो मुझे उम्मीद है पहले से आपको 10th क्लास में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले आपने याद किए होंगे, और अगर अभी तक आपने नहीं याद किया है तो इसको जरूर ही याद कीजिए। इसको याद करने का मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूं। कुछ नहीं करना है, आपको एक बॉक्स बनाना है, उस बॉक्स में 3 रो लेना है और 3 कॉलम लेना है। ठीक है ना, और आपको जो मैं बता रहा हूं उसको आप ध्यान से स्टेटमेंट की तरह याद रखिएगा। और स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। फिर से ध्यान सुनिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो क्या हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना S, चांदी C, तोले 10। ठीक है, तो यहाँ पर अपना रिलेशन डेवलप हो गया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, S फॉर सोना, S फॉर साइन, C फॉर चांदी, C फॉर फॉस, और T फॉर तोले, T फॉर 10। ठीक है ना, अब यहाँ से आप इजीली रेशियो फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये सभी चीज अपने को यहाँ से डेवलप हो सकता है। एक और इसका शॉर्ट ट्रिक है याद करने का, वो भी चाहिए तो मैं आपको सिखा देता हूं। शॉर्ट ट्रिक जो सेकंड शॉर्ट ट्रिक है वो आपको फिर से एक स्टेटमेंट याद रखना है, और वो स्टेटमेंट क्या है, वो स्टेटमेंट है सम people have curly brown hair
टाइटली पुल्ड बैक। तो यहां से अभी सभी के फर्स्ट वर्ड को आप कलेक्ट कीजिएगा। सम का एस निकाले, एस फॉर साइन थीटा, तो साइन थीटा। पीपल है पी बाई एच, पी बाई एच। सी कर्ली ब्राउन हेयर, सी फॉर कर्ली, सी फॉर कॉस थीटा। ब्राउन हेयर बी बाई एच। टाइटली पुल्ड बैक, टी फॉर टेन थीटा, P फॉर पुल्ड, B फॉर बैक, P बाई B। तो बहुत सिंपल है, इसको याद रखना, और आगे चल के आप इसका इतना ज्यादा यूज करने वाले हैं कि ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। लेकिन इनिशियल टाइम में जब आप स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, मुझे लग रहा है कि आपको याद होगा, 10th में आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी अगर याद नहीं है तो चाहिए तो आप इस वाले सीक्वेंस में याद कर लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, या फिर सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, टाइटली पुल्ड बैक। आप किसी भी ढंग से याद कीजिए, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ किससे रखना है कि आपको ये सारे के सारे वैल्यूज याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखो बच्चा लोग कि ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है ना, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनका वैल्यू फिक्स होता है। चाहे आप कैसा भी ट्रायंगल बनाइए, चाहे आप कैसा भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, अगर थीटा का वैल्यू आप फिक्स कर दिए तो चाहे तो आप उसके आर्म का लेंथ चेंज करते रहिए, उसके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो मैं आपको वो भी सिखा देता हूं, वो देखिए वो कैसे सीखते हैं, उसको कैसे याद रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक ऐसा ट्रायंगल बना रहे हैं, हम एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं जिसका जो साइड जो है ना, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल फिक्स है, मान लीजिए 30 डिग्री। तो अगर 30 डिग्री का हम राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं और यहां से यहां तक का जो है ये हो गया बेस और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो आप 30 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल किसी भी साइज का बना सकते हैं। आप चाहिए तो इतना बड़ा भी बना सकते हैं, ये वाला एंगल 30 डिग्री रख दिए और इस बार b का वैल्यू और बड़ा कर दिए, b1 p1, तो ये क्या हो गया h1। यहाँ पे क्या था h1, ये क्या था, ये p था ना, ये p। चाहिए तो आप इससे और बड़ा बना दीजिए। आप अगर और भी बड़ा बना दीजिएगा 30 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है, इसको हम अगर b3 देते हैं, इसको हम p3 देते हैं, ये h3 देते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों, तीनों हमने एग्जाम्पल में 3 ट्रायंगल लिया है। आप घर पे इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं। ज्योमेट्री से आपको एंगल लेने आता है, 30 डिग्री का एंगल आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं। 30 डिग्री का आपको एंगल लेना है और क्या करना है, ये जो लाइन है ना, इसको इक्वल इंटरवल पे कुछ कुछ दूर पे आप दे दीजिए। और जब आप इन सभी p बाई h के रेशियो को देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि सभी के सभी वैल्यू क्या है, इक्वल है। अगर हम साइन 30 की बात करते हैं तो साइन 30 डिग्री जो होता है वो होता है 1/2, और अगर साइन 30 डिग्री 1/2 होता है तो अगर आप इस वाले ट्रायंगल में कंपेयर करके देखिएगा तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे p बाई h जो होगा दैट विल बी इक्वल टू p1 बाई h1 एंड अगेन दिस विल बी इक्वल टू p3 बाई h3। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो आप किसी भी तरह का ट्रायंगल बना लीजिए, आप बहुत ज्यादा कितना भी ट्रायंगल बना सकते हैं, और आप उसके जब साइड का रेशियो कंपेयर कीजिएगा, कंडीशन क्या है, अपने को ये वाला एंगल फिक्स रखना है, 90 डिग्री का रखना है। तो जब आप साइड के रेशियो को कंपेयर कीजिएगा तो हर बार वो जो रेशियो है वो साइन के केस में 30 डिग्री के केस में 1/2 ही आएगा। और इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स के लिए, बहुत कम वो इंपॉर्टेंट एंगल है, लेकिन ध्यान रखिए कुछ इंपॉर्टेंट एंगल के लिए अपने को उस एंगल के लिए पार्टिकुलर ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू का रेशियो याद होना चाहिए। अब वो सारे वैल्यूज मैं आपको लिखा देता हूं, मुझे उम्मीद है पहले से भी आपको याद होगा। तो चलिए देखते हैं, उन सभी वैल्यूज को लिखते हैं। आप घर पे जरूर इस वाले वर्क को करके देखिएगा। आपका होमवर्क आज का यही रहेगा कि आपको 30 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है विथ डिफरेंट लेंथ ऑफ बेस। 4-5 ट्रायंगल ले लीजिएगा, सभी में बेस का साइज अलग अलग रखिएगा, और सभी में जब बेस का साइज आप अलग अलग रख दिए तो सभी के साइज के रेशियो को कंपेयर करके देखिएगा। आपको मिलेगा कि सभी के साइड का रेशियो जो है वो कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे।
आपको कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज जो हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के कुछ वैल्यूज हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो कौन कौन से वैल्यूज हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे वो मैं आपको यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ टेबल लिखा देता हूँ, ठीक है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बाकी तो अपने को कन्वर्जन होता है। 0 डिग्री के लिए याद रहना चाहिए, 30 डिग्री के लिए याद होना चाहिए, 45 डिग्री के लिए याद होना चाहिए, 60 डिग्री के लिए याद होना चाहिए और 90 डिग्री के लिए याद होना चाहिए। अब याद करने का भी तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ, आप शायद पहले से भी इस ट्रिक को जानते होंगे। क्या करना है अपने को, 0 1 2 3 4, अब सभी में 4 से डिवाइड कर देना है, सभी में 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं और सभी को अंडर रूट ले रहे हैं। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 0/4 क्या होगा, 0, यानी साइन 0 का वैल्यू कितना आता है, साइन 0 का वैल्यू 0 आता है। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, यानी साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1/√2, यानी साइन 45 का वैल्यू 1/√2। 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2 और ये वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये तो सारे वैल्यू आपको ऐसे भी याद होने चाहिए। अगर याद नहीं भी है तो कुछ दिनों के लिए आप ऐसे टेबुलर फॉर्म में ध्यान रखिए, जब हम इससे बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ऐसे ही क्या हो जाएगा, अपने को सारे के सारे वैल्यू याद हो जाएंगे। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू लिखने के बाद आपको क्या करना है, उधर से लिखना टर्म चालू करना है। उधर cos sin 90 कितना था, 1 था ना, तो cos 0 1 हो जाएगा। अगला ये हो जाएगा √3/2, अगला फिर ये क्या हो जाएगा 1/√2, फिर अगला कितना हो जाएगा 1/2, फिर अगला 0। यानी इस सीक्वेंस को उल्टा लिख देंगे तो अपने को cos का वैल्यू मिल जाएगा। और tan थीटा अपने को मालूम है sin थीटा बाई cos थीटा होता है, तो इन दोनों के डिवीजन के इक्वल होगा। तो इन दोनों का डिवीजन जब करेंगे तो कितना आएगा 0। अगेन यहाँ पे डिवीजन करके देख लीजिएगा, ये आएगा 1/√3। इन दोनों का डिवीजन करके देखिएगा, ये आएगा 1। इन दोनों का डिवीजन आएगा √3 और इसका जो डिवीजन आएगा वो होगा 1/0। दिस इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट। ये कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सारे के सारे एंगल वाले वैल्यूज क्या करेंगे, याद कर लेंगे। और इसको अगर आप याद कीजिएगा, इसके अलावा भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंगल, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। फिजिक्स में बार बार उसका भी जरूरत पड़ता है, तो पहले जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर आगे मैं 37 डिग्री के लिए भी आपको सारे के सारे वैल्यूज बता रहा हूं। तो आपको अगला जो वैल्यू याद रखना है, ये भी फिजिक्स में बहुत एसेंशियल होता है। याद रखिएगा कितना, 3 4 5 का सेट याद रखिएगा। ठीक है, जो बड़ा वाला साइड है उसके सामने का एंगल कितना होगा, बड़ा होगा। जो छोटा वाला साइड है इसके सामने का एंगल कितना होगा, छोटा होगा। और ये वाला एंगल होता है 53 डिग्री बड़े वाले साइड के सामने, और ये वाला एंगल होता है 37 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो ये वैल्यूज भी आपको सारे के सारे याद होने चाहिए, 37 53 90 3 4 5। ये फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। अक्सर आपको क्वेश्चन में 37 डिग्री पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को साइन 37 लिखना हो तो साइन 37, तो जब ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया, तो साइन 37 कितना होगा 3/5। cos 37 लिखेंगे तो cos 37 इस वाले एंगल के लिए बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, तो 4/5। tan 37 इस वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो 3/4। सिमिलरली आप 53 के लिए लिख सकते हैं sin 53, तो sin 53 ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया, तो कितना हो गया 4/। तो बच्चों इस ढंग से आप साइन 37 और 53 के लिए सारे के सारे वैल्यूज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना ध्यान में रखिएगा कि 37 53 90 का एंगल का जो ट्रायंगल का जो सेट होता है उसमें साइड 3 4 और 5 होते हैं। अगर आपको इतना याद रहेगा तो ये सारे वैल्यूज आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको आज का लेक्चर पूरा का पूरा समझ में आया है तो एक बड़ा सा थम्स लाइक दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ उनका भी हेल्प हो सके। और एक और रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फिजिक्स एडिक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।